जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने आप लोगों को बताया था, कल हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी थी। आज हम लेके आए हैं 1.2 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर फर्स्ट, कक्षा 10। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, उसका पहला क्वेश्चन है 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड के उनको अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं, ज्यादा टाइम ना बिताते हुए अपने सवाल को हल करते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो वह संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड हो, देखो कौन कौन से गुणन अभाज्य गुणन इसके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 140, ठीक है बेटा, 140 140 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम करते हैं। हम इसके पहले ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो इस संख्या का पूर्ण रूप से इसमें भाग चला जाए, क्योंकि भाग हमें आता है, तो उसी के हिसाब से हम जिस ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि इसका पूर्ण रूप से एक संख्या उस भाग से कट जाए, उस संख्या से पूरी पूरी संख्या कट जाए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे ये पूरी पूरी कटेगी? तो हम जानते हैं, जब किसी संख्या का इकाई अंक, जब किसी संख्या का इकाई अंक बेटा सम होता है, जब किसी संख्या का इकाई अंक सम होता है, तो सबसे छोटी हमारी 2 होती है और 2 से वह कट जाती है। ठीक है, 2 का भाग उसमें पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तब, तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14, 0 आ गया हमारा। ठीक है बेटा, अब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। ठीक है बेटा, 3 से काटेंगे, 3 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से जब काटेंगे तो पीछे 3 से 3 ये जाएगा और 3 से 5 नहीं कटेगा, तो हम काटेंगे 3 के बाद विषम संख्या हमारी कौन सी आती है, क्योंकि अगर सम संख्या से कटता तो 2 से कट जाता, अब सम संख्या से नहीं कटेगा तो हम विषम अगली संख्या लेंगे, जो विषम अब अगली हमारी संख्या होगी 3, और 3 से भी ये नहीं कटेगा, तो हम 3 से आगे वाली संख्या हमारी होगी 5। 5 से देख के 5 सत्ते 35, 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है बेटा, और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। 7 एकम 7, तो इसका मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो हम देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है बेटा, गुणा में 1, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, ये डबल है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं ना, 5 गुणा 7 गुणा 1, हम इसे भी इसे लिख सकते हैं, और यही हमारा एक आंसर होगा बेटा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यानी 144 के कौन कौन से अभाज्य गुणन होंगे? 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड किस संख्या होंगे? 144 के। ऐसे ही अगली संख्या को करते हैं। अगला है हमारा अगला हमारा हल है, क्या लिख लेना बेटा? हल। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं हल, अगला हल है। अगला क्या है हमारी अगली संख्या, क्या है बेटा? तो अगली संख्या हमारी है 156। ठीक है बेटा, 156। तब इसे करेंगे तो हमने बताया था आपको, यदि किसी संख्या की इकाई अंक शून्य सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक सम हो तो क्या हो जाएगा? 2 से कटेगी, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजा 2 सत्ते 14, यहाँ 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 1, और 1 बचेगा तो हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है बेटा, 2 अट्ठे 16। फिर अभी भी सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, अभी सबसे छोटी 2 होती है तो 2 से कट जाएगा, 2 अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, तो काटो, 2 तिया 6, ठीक है बेटा, 2 तिया 6, बचेगा कितना? 1, हो जाएगा 18, 2 नीम 18। ठीक है बेटा, फिर इससे अगली नेक्स्ट देखो, यहाँ सम नहीं है तो इससे अगली नेक्स्ट संख्या होगी 3, जिससे कटेगा हमारा, तो 3 से 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9। ठीक है बेटा, 3 त्रिका कितना होता है? 9, 3 त्रिका 9, और 13 का एक ही आवाज, 13 का भाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। ठीक है बेटा, तो इसके गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, तो हम इसे इसी की प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 1 और 30 गुणा 1, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, एन एस। ठीक है, तो इसका ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया बेटा आपको? नेक्स्ट अगली संख्या देखें, अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए
ये एक अभाज्य, इसकी इकाई का अंक क्या है? अभाज्य संख्या। जब इसका इकाई अंक क्या है? अभाज्य संख्या है, तब हम काट के देखते हैं। तो देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं क्या 3 से ये कटेगा, तो 3 में एक बार जाएगा 3 और बचेगा आपका कितना, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, बचेगा 2, हो जाएंगे 20, 3 सत्ते 21, बचेगा 1 15, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, अब 3 से करेंगे 3 दूनी 6, बचेंगे 2, हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, बच्चे का 1, हो जाएंगे 15, 5 15। ठीक है बेटा, 3 से कट गया ना। फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा, तब देखो 3 चौक 12, हाँ 3 चौक 12, 3 दूनी 6, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 बेटा। ठीक है, और यहाँ पर है 7, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी कितना होता है 6, बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 5 15। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, 5 15। अब देखो क्या 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, बचेगा 12, और ये 3 से अब नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, हो जाएंगे 12, 3 चौक 12, और 5 का 5 बचेगा। तो 3 से अगली बड़ी संख्या हमारी आवाज क्या होगी, तो 5 होगी। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 से काटेंगे। ठीक है, अब 5 अट्ठे 40, बचेगा 2, हो जाएगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ बचेगा 2, 2 हो जाएगा 25, पचम 25। ठीक है बेटा, पचम 25, यानी कि 85 बार, 85 से कट गया। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या देंगे जो, हाँ इसमें देख रहा है सीधी से 5 से कट जाएगी, तो कट जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये बेटा बचेगा 1, एक क्यों 5 एकम 5, बचेगा 3, हो जाएंगे हमारे पास 35, 5 सत्ते 35। ठीक है बेटा, 5 सत्ते 35। और आप लोग जानते ही हैं कि 17 हमारा कितना है, एक अभाज्य संख्या, बचेगा 1, तो एक इसका एक ये गुणनखंड हो जाएगा। तो हमारे पास के या कितने गुणनखंड होंगे इसके, तो होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 5 इंटू 5 गुणा 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 गुणा 1। ठीक है बेटा, तो यही हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सॉरी बेटा, आप लोगों को समझ में आया, ये समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया? तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 5 17 और 1, ये इनके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगली संख्या हमारे पास, अगली संख्या हमारे पास है 5005, 5005। तो इस संख्या को हम काट के देखते हैं क्या, किसी पहले छोटी संख्या से काटेंगे। अब सीधी सी बात है, सम संख्या तो इकाई अंक में है नहीं, और जब सम संख्या हमारी इकाई अंक में नहीं है तो उससे आगे की संख्या देखेंगे। 3, 3 से काट के देखते हैं, पहले तो देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके बाद देखते हैं। देखो 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएंगे 20, और 3 छीक 18, बचेंगे 2, और यहाँ से 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएंगे 20, 3 छीक 18, बचेंगे 2। ठीक है बेटा, और जब यहाँ 2 बचेंगे तो हो जाएगा 25, 3 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 5 से ही कटेगा। ये किससे कटेगा, 5 से ही। तो 5 एकम 5 बेटा, 5 एकम 5। अब यहाँ कितना हो जाएगा 0, 0 बचेगा, 5 एकम 5, 0 का 0, और 5 एकम 5। ठीक है बेटा, ये इतने कटेगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखो 3 से तो हमारा तभी नहीं कटा था, अगर तब कट जाए तो 3 से तो अब कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, इससे बड़ी 7 होती है। 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा क्या, तो 7 से काटेंगे। 7 से हमने काटा, 7 एकम 7, बचेगा 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 30, और 30 हो जाएगा, जब 30 हमारे पास हो जाएगा तो 7 चौका 28, बचेगा 2, 21, 7 से कट जाएगा। ठीक है, देखो 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, 3 बचा, 10 में से 7 गया, 3 बचा। अब 3 यानी 30 हो गया, और 7 चौक 28, 7 चौक कितना होता है बेटा 28, 28 बचा, 28 हुआ तो 28 निकलेगा, 30 में से बचेंगे 2, हो जाएगा 21, 7 तिया 21। ठीक है बेटा, 7 तिया 21। अब ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा। 9 अगर 3 से कट जाता तो 9 से कटता। अब देखेंगे 11। ठीक है बेटा, क्या होगी 11 संख्या, तो 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 11 एकम 11, यहाँ बचेगा कितना, जहाँ 11 से निकालेंगे, 14 में से 11 जाएंगे तो ये 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 तिया 33। ठीक है बेटा, 11 तिया 33। ठीक है, आप लोगों को आया समझ में, 11 तिया 33। अब हम क्या करेंगे, इसे 13 से ही कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, बचेगा 1, एक गुणनखंड इसका 1 निकल के आ जाएगा। सॉरी बेटा, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया बेटा कैसे काटा था हमने? अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है,
5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है बेटा, गुणा 1। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके हो जाएंगे, 5005 के। तो ये हमारा आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 7, इसको देखते हैं। 7429, 7429, ठीक है बेटा। तो ये अब पीछे क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है बेटा। पीछे क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या से काट के देखेंगे क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा बेटा। तो देखते हैं, 3 से काटेंगे अभाज्य संख्या, 3 भी हमारी, 2 तो कटेगा नहीं कि 2 एक सम संख्या है। 2 से काटेंगे समअभाज्य। 3 से काटेंगे तो 3 से 3, 3 दूनी 6 बचेगा, 1 हो जाएंगे 14, 3 चौक 12 बचेंगे, 2 हो जाएंगे 20, 3 से कटेगा नहीं, सीधी सी बात है। सीधी सी बात है कि बीच वो 20 हो जाएगा, कटेगा 2 बचेगा 22, और 22 में जब करेंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे, और इससे वो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 में अगर एक अंक में 5 और 0 हो तभी कटेगा, 5 से कटेगा नहीं। 7 से देखो, 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 7 एकम 7 और 42 हो जाएगा, 7 से 42, 7 से भी नहीं कटेगा। अच्छा बेटा, ज्यादा भटकाना नहीं है, ज्यादा भटको मत, ये 17 से कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा, 17 से। 17 से काटेंगे हम, 17 चौको 68 होता है, 17 चौको कितना होता है बेटा, 68। 17 चौको 68 होता है, 17 चौको 68, और 68 में से 74 निकालो बेटा, यानी 74 में से 68 निकालो, ठीक है, सॉरी, 74 में से 68 निकालो। 74 में से जब हम 68 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, 6 बचेगा, 6, यानी कि 74 में से जब हम 68 निकालेंगे तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, और 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा, 62। तो हम 17 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68 होता है, 17 51, 17 51, तो ये 3, 17 51, 51। अब हम क्या करेंगे, हमने 62 में से 51 निकाला, ठीक है, 62 में से 51 निकाल दिया तो बचेगा 11, ठीक है बेटा। अगर 62 में से हम, हाँ, 62 में से 51 निकाल दें तो 11 बचेगा, हो जाएगा 119, और 119 जब हो जाएगा तो 70 छिंगा 102, 70 से 119, ठीक है बेटा। 17 सत्ते कितना होता है, 119। आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे, 17 सत्ते कितना होता है, 119। अब देखो, 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 19। 17 से देखते हैं पहले, 17 से कटेगा क्या, ये 17 से हमने देखा 17, 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं कटेगा, ठीक है बेटा, 17 से नहीं कटेगा। तो इससे अगली संख्या हमारी आवाज होती है 19, 19 से देख लो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और जब 19 दूनी 38 होता है बेटा, और 38 में से 43 में से 38 निकलेगा तो हमारे पास बचेगा 57, 19 19 से कट जाएगा बेटा, ठीक है, 19 तिया 57, 19 से, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा आ जाएगा 23, एक 23 अभाज्य संख्या, आप सब जानते होंगे, और एक अभाज्य संख्या। तो इसका क्या आ जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे पास 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड किसके आएंगे, ये आंसर आ गया। इस वाली संख्या के हमारे अभाज्य गुणनखंड सॉरी बेटा, आएंगे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं, ठीक है, समझ लो एक बार फिर से। इसमें इन्होंने लिख के दिया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानती हैं, अभाज्य क्या होती है संख्या, ये हमारी सारी अभाज्य संख्या है। तो हमने इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए क्या किया कि एक सबसे छोटी संख्या ली, अभाज्य संख्या ली, जिससे हमने भाग किया था इनमें, ठीक है। इस संख्या में हमने भाग किया एक छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। और हम जानते हैं जिसके पीछे सम संख्या हो, ठीक है, जिसका इकाई अंक सम हो, तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से देखते करके 2 से भाग हमारा जाता है, उसमें पूरा पूरा यह नहीं जाता। तो आप जानते हैं अगर यदि कोई सम संख्या है, ठीक है, यदि कोई सम संख्या है तो उसका 2 से भाग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग चला जाता है, ठीक है बेटा, 2 से भाग चला जाता है, और 2 से काटेंगे तो कटता जाएगा। समझ में आया। फिर विषम संख्या आएगी, तो विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, विषम अभाज्य संख्या देखते जाएंगे, आगे आगे विषम अभाज्य संख्या देखते जाएंगे, कौन सी से कटेगा उसी के अनुसार हम, कौन सी से इसमें पूरा पूरा भाग कटेगा, कौन सी से पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके अनुसार हम करते चले जाएंगे। वैसे ही हमने आप लोगों को कराया, ठीक है।
और बच्चों मेरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखना। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने पहले चैप्टर से शुरू किया, हमने 1.1 कराया, 1.2 करा रहे हैं, आप लोग एक मेरा एक और बात अच्छे से समझना। आप जो उदाहरण किताब में समझाए जाते हैं ना, जो उदाहरण किताब में समझाए जाते हैं, आप लोग उन उदाहरणों पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर यही नहीं कि सारे बोर्ड यानी कि क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से बोर्ड से ही यानी कि तुम्हारी एक्सरसाइज से दे, ये जरूरी नहीं है एग्जामिनर के लिए। ये एग्जामिनर के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से मिले आप लोगों को। आपको कुछ क्वेश्चन आपको आपके उदाहरण से भी मिलेंगे, ये याद रखना बच्चों। ये बात मेरी बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फीड रखना। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड में आपके उदाहरण से भी मिलेंगे, तो आप लोग जब भी एक्सरसाइज करने आओ पहले उसके उदाहरण करके आओ, और जब हमारे पास इस एक्सरसाइज में आओ तो आप लोगों को और भी और बेहतर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? या फिर हम इसे करा देते हैं तो सॉरी बेटा, हम इसे करा देते हैं तो इससे इसके बाद आप उन उदाहरणों को जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना बेटा। ये गलती मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपने उदाहरण जरूर करना, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप अपने उदाहरण जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है सॉरी बेटा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो हम करते हैं, ठीक है बेटा? हम करते हैं, ठीक है? दो संख्याओं का हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, उन्होंने कहा एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो और ज्ञात करो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझना है, आप लोगों को बहुत दिमाग का प्रयोग करके। और मेरी ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि आप लोग जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं किसी भी चैप्टर की, आपको ये कोई नहीं बताएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद रखना, उदाहरण जरूर देता है एग्जामिनर आपको, हर किताब के हर एक मतलब चैप्टर से किसी ना किसी चैप्टर से एक दो उदाहरण जरूर मिलेंगे आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक है बेटा? आपको बोर्ड परीक्षा में एक ना एक उदाहरण जरूर मिलेगा, ये हैक कोई नहीं बताएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते रहना, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखते रहना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक है आपके लिए, तो आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है बेटा? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान में रखना कि हर एग्जामिनर जब भी आपको कराएगा तो वो कुछ उदाहरण भी रख देगा, क्योंकि उसे पता है यही जरूरी नहीं है कि हम एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन दें। हमारा क्या है, हम तो उदाहरण भी पूछ लेंगे। हमारा क्या है, हम तो उदाहरण भी पूछ लेंगे। समझ में आया बेटा? तो अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट, पहला आप सॉरी बेटा, जुकाम बहुत हो गया था तो अब खांसी हो गई है, जिसके लिए सॉरी, ठीक है बेटा? और कहा इन्होंने 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो और इनकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो हम निकाल के देखते हैं, उसके बाद इसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम इनकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है बेटा? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोगों को पता ही है, 26 का अलग कर लेंगे और 91 यानी 91 का अलग कर लेंगे, ठीक है बेटा? ध्यान में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान में आ रहा है? और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हर अभी जो 2026 में होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम है उनमें इस चीज को आप जरूर ध्यान देना। आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम है, सब बोर्ड एग्जामों में 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके उदाहरण में आए हुए हैं, इसलिए आप उदाहरण करना जरूर करना, ठीक है बेटा? तो सम संख्या है पीछे 2 से काटते हैं, दो एकम दो, दो तिया 6, ठीक है बेटा? और 13 एकम 13। आप
भी 13वां संख्या और किसी से कटेगी भी नहीं। ठीक है, 91 को देखते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 के बाद कोई और संख्या धर लेते हैं, 5 ले लो, 5 से कटेगा? 5 से नहीं कटेगा क्योंकि जीरो है। ठीक है, 7 से काट, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो यहां पर बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 ये 21। ठीक है बेटा, 13 एकम 13 होता है, आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होगा। अब इन्होंने कहा है कि सवाल में कहा गया था, इन्होंने सवाल में कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होता है, गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो हम देखेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, एचसीएफ वो होता है जो इनमें कॉमन होता है। ठीक है बेटा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो क्या क्या कॉमन है? तो हमारे पास 1 कॉमन है और 13 कॉमन है, यानी कि 13 कॉमन और 1 कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं नहीं है ना बेटा। ठीक है, तब हम करेंगे एच सी एफ। एच सी एफ, एच सी एफ निकलेगा हमारा 13 गुणा 1 इजिकल टू हो जाएगा 13। इसका एच सी एफ बेटा होगा 13। ठीक है बेटा, एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम जानते हैं जो कॉमन हो उस संख्या को एक बार लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन होता है उस संख्या को एक बार लिया, 1 को भी एक बार लेंगे। लेकिन जो संख्या में कॉमन नहीं है उस संख्या को दोनों को लेंगे। इसमें 2 है, 2 कॉमन नहीं है, गुणा 7 है, 7 कॉमन नहीं है, तो इन सब का ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आपको? समझ में आया तो इन सबको हम गुणा कर लेंगे ना। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो इनका गुणा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 7 दूनी 14, 14 का गुणा कर लो इसमें 13 में। ठीक है बेटा, 13 में गुणा करो 14 का, तो 14 का 14 28, 14 42, 42 का 2, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, और 14 एकम 14, 14 और 4 बेटा कितना हो जाएगा? 18, यानी 182 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, समझ में आया? सीधी सी बात है, 13 सत्ते 91, 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 182। ठीक है बेटा, 91 दूनी 82 हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये एलसीएम और एचसीएफ। अब हम जांच करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो संख्या ही तो है हमारे पास, 26 इंटू 91, 91। ठीक है, इनका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम गुणा एच सी एफ क्या इनके बराबर होता है? इनका दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ के। तो चेक कर लेते हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास 26 91, 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है? एलसीएम एचसीएफ कितना है? तो 82। ठीक है बेटा, 82 गुणा 30 सॉरी बेटा 13। ठीक है, तो देखो कर लो। ठीक है, करेंगे हम, इनका गुणा कितना हो जाएगा? तो 91 का गुणा करना है हमें, तो एक का करेंगे तो 26 का 26 रहेगा। ठीक है, 26 का कितना रहेगा? 26। अब एक तो सॉरी बेटा, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54। ठीक है बेटा, 26 का 6, 9 छिंग 54 और 54, 9 छिंग 54 और 54 में हम दो जोड़ेंगे, 54 में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छिंग 54 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 56, 56 का 6 हासिल 5, 5 9 दूनी, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 और 5 हमारे पास हो जाएगा 23। ठीक है बेटा, 18 और 5 हमारे पास हो जाएगा 23। क्या ये भी इतना ही आ रहा है हमारे पास? क्या इतना यही ये भी आ रहा है? क्या इतना ये भी आ रहा है? तो देखो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और 104 में दो जोड़ेंगे तो 104 में दो जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे, बचेगी हासिल 10। तो 13 एकम 13 और 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो इसका मतलब है ये बराबर है, अतः ये आंसर हमारे पास आ गया। जांच भी हो गई और आंसर भी हमारे पास बेटा
आ गया, ठीक है, आंसर भी हमारे पास आ गया है और ये हमारी जांच भी हमने कर ली। तो मेरी आशा है आप मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। आगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो अगली वीडियो में हम आपको पूरे कराएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और अपनी प्रेजेंट देना ना भूलें, लाइक जरूर करना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैं आपके लिए 27 की तैयारी पूरी कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।